नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। तो सिस्टम बदहाल, कैसे सुधरे हाल। एक तरफ प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर करने की बात करती है और गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा भी करती है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी किस प्रकार सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसा ही वाकया सामने आया है बांदा से ये सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां बांदा का प्रसिद्ध जो रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज है, यहां किस प्रकार से सिर्फ मरीज भर्ती करने का ये अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज अड्डा बना है, वो हम आपको दिखाते हैं। जहां मेडिसिन वार्ड में भर्ती मरीज का 100 वार्ड के बाहर नाली में मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन वार्ड में भर्ती मरीज सुबह अचानक गायब हो गया। आपको बता दें, रात में मरीज भर्ती था और सुबह अचानक देखा तो वो गायब मिला, जिसके बाद मरीज की खोजबीन शुरू हुई तो मरीज का 100 वार्ड के पीछे नाली में पड़ा मिला, जिससे हंगामा शुरू हो गया। आपको बता दें कि 23 फरवरी को महज पेट में दर्द व उल्टी आने के चलते मरीज को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। मरीज का 100 मिलने से मृतक के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज स्टाफ व डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन परिजन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर लगातार गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर करण राजपूत घर में मरीज देखते हैं और मेडिकल कॉलेज में लाकर भर्ती करवाते हैं। इसके अलावा परिजनों ने हंगामा किया और हंगामा देखकर प्रिंसिपल ने कमेटी गठित कर जांच करने की बात कही और कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। एक मामूली मरीज जो पेट में दर्द और अन्य शिकायतों को लेकर पहुंचा था, वो अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में भर्ती है, अचानक वो वहां से गायब हो जाता है और बाद में उसका 100 वहीं वार्ड के पास ही पीछे नाली में मिलता है। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। वहां पर जो वार्डन होते हैं जो वार्ड में, इसके अलावा जो अन्य स्टाफ होता है, किसी को कोई जानकारी नहीं। मरीज की मौत कैसे हुई इसकी भी कोई जानकारी नहीं। तो ये इस तरीके की गंभीर जो लापरवाही सामने आ रही, इसका जिम्मेदार कौन है और आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। वहीं दूसरी खबर हमीरपुर से सामने आ रही। हमीरपुर में सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर हेमराज पर आरोप है कि वो मरीजों को देखने के बाद दवाइयों के पैसे ले रहे हैं। जिस अस्पताल में दवाएं फ्री होनी चाहिए, फ्री मिलनी चाहिए, उस अस्पताल में डॉक्टर ही मरीजों से उन दवाओं के पैसे ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में डॉक्टर मरीज से दवाओं के पैसे लेते साफ दिखाई दे रहे हैं। यह घटना मुस्कुरा ब्लॉक के बिहुनी कला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है। सीएमओ गीतम सिंह को जनपद के सरकारी अस्पतालों की लूट की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, यानी कि सीएमओ साहब की भी मिलीभगत साफ तौर पर सामने आ रही है। भाजपा सरकार की नीतियों को पलीता लगाते हुए सीएमओ स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर मरीजों से लूट का ये मामला भी सामने आ रहा है। अब आखिर इस स्वास्थ्य सिस्टम, जो ये सिस्टम बदहाल है, ये सुधरेगा कैसे? क्योंकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो लगातार जनपदों का दौरा करते हैं, मेडिकल कॉलेजों का दौरा करते हैं, अस्पतालों में औचक निरीक्षण करते हैं, डॉक्टरों की जहां कमी होती है वहां डॉक्टरों की पूर्ति करने की बात करते हैं, तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको बेहतर करने की बात करते हैं, लेकिन इन अस्पतालों में हालात जो हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुनिए उन पीड़ितों की बातें जो ये कौन सी जगह है? ये लाश मिली थी इस जगह श्रीमान जी मिली थी, इस नाली के में पड़ा था। क्या आपने जब देखा है तो कहीं फटाटा खून बहा? हाँ, खून हाथे में थोड़ी से रहा और वो कान भाई में फटा है, बस बाकी नहीं फटा रहा। कहीं सर में चोट वोट नहीं। तो इतनी ऊंचाई से गिरने से क्या नीचे जो पक्का है, पत्थर पड़े हैं, तो कुछ भी नहीं लगा? अभी नहीं। क्या नाम है? भैया जी। कहाँ से आए हैं? सिमरिया से। यहाँ आप भर्ती हैं? भर्ती हैं। इलाज हो रहा है? हाँ। दादा, यहाँ पर एक लड़का ख़त्म हुआ है। ख़त्म हुआ 1 बजे हम हिसाब करेंगे हैं तो लोग कह आए हैं लक्ष्मी का ठाड़ हो रहा है। वही कहा दुकान कहाँ है? तुम कहाँ? भैया दुकान नीचे हुई है, ये नया है।
वही लड़का? हाँ, फिर अपना मम्मी के साथ पढ़ रहा है, मम्मी पर ही रह लेता पढ़ रहा है, हम अपना आगे पढ़ रहे हैं। फिर उन्हें लेकर लगा चाहते हैं घर का हुआ। क्या नाम है आपका? अनीता। कहाँ से आई है? जरेली कोटी। आपको मरीज भर्ती है जी। यहाँ? पिछले 2-3 दिन से एक मरीज भर्ती था जो नीचे उसकी लाश मिली है, जानकारी है आपको? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं। नहीं, लाश मिलने की जानकारी तो है कि वो ख़त्म हो गया? सुबह हमें मालूम हुआ है। सुबह सब लोग शोर मचाने लगे हैं, तब हमें जानकारी हुआ है, तो हम देखने भी गए थे, नीचे पड़ा था तो बालकनी से देखा है। तो यहाँ रात में किसी ने देखा उसको कहीं जाते आते? ये हम तो लोग बता रहे हैं, हम लोग सो गए थे सभी, हम कोई जानकारी ही नहीं हुई है। कै बजे की घटना होगी? अब हम जानते तो आपको बता। नहीं, लगभग कै बजे आप लोग सोए हैं? हम तो मतलब जो 10, साढ़े 10 बजे लगे बाटर लगी रही है इनके, ये तो 10:30 बजे के बाद सो गए हैं। यानी रात में 12 के बाद की घटना होगी? हाँ, 12-1 बजे की घटना होगी। दादा, क्या नाम है आपका? सियोता। कहाँ से आए हैं? आऊ से। दादा, ये कौन है बच्चा जो यहाँ मेडिकल कॉलेज की छत से कूद गया है? यह मेरा लड़का है, क्या नाम है? राजकुमार। क्या मामला हुआ है? काहे के लिए भर्ती किए थे और किसके अंडर में भर्ती किए? उसके अंदर पेट में भोजन नहीं टिकता था, पानी पीहा कुछ भी करे तो उल्टी के जाता है। तो किसके डॉक्टर के अंडर में भर्ती किया था? डॉक्टर यह राजपूत, करण राजपूत। तो यहाँ जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती था जी। तो सरकारी तौर पे इलाज चल रहा था कि प्राइवेट था? प्राइवेट, पूरा पैसा मुआ लागत रहा। तो यहाँ सरकार तो पर्चा लिख जाता है, पर्चा पे रखे हैं, सब लिख जाता है, मैं दवाई लाओ। कै बजे की घटना है? यह घटना साहब वह 2 बजे 1 बजे वैसे हुई। क्या नाम है आपका? आशुतोष त्रिपाठी। आशुतोष भैया, कहाँ से आए हैं? आऊ से। आज यहाँ पोस्टमार्टम में आए हैं, क्या है मामला? सर 23 तारीख को मेरे चाचा का लड़का है, भाई है, भर्ती था, दवा करा रहे थे, बाहर से दवा लाते थे और जो है पता नहीं आज रात में 12 बजे तक चाची हमारी जग रही थी। इसके बाद जो है अचानक चाहे जैसे हो नाली में लाश पड़ी थी नीचे। अब चाहे जैसा हुआ हो या तो वार्ड में भर्ती था तो क्या वार्ड से कूदा है कि नीचे लाश कैसे मिली? अब नीचे लाश में वही 6 बजे जगे हमारी चाची ने 6 बजे देखा कि लाश रखी नाली में पड़ी है। तो ऊपर से कूदा तो क्या वहाँ खिड़की वगैरह खुले? खिड़की हल्की टूटी है वो वहाँ वार्ड की? हाँ, चलिए आप देख लीजिए। तो क्या लगता है कि इसमें किसकी लापरवाही है? अब ये यही मेडिकल कॉलेज वालों की। क्या नाम है आपका? मेरा हेमंत कुमार नाम है। जो छत यहाँ अस्पताल में छत से कूद के ख़त्म हुआ, कौन था लड़का आपका? वो हमारा साला है। क्या घटना हुई थी और कैसे आज ये स्थिति आ गई? बीमार था तो उल्टी हो रही थी, खाना नहीं पेट में रुक पा रहा था, तो ये अपना जिला अस्पताल लाए। जिला अस्पताल में दवाई कराया, जांच करवाया, जांच वाँच रिपोर्ट लिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि इनको दवा चालू है, तो उनका करण राजपूत को भी दिखा दीजिए। तो करण राजपूत को दिखाए तो उन्होंने घर में दिखाया कि मेडिकल? अच्छा। तो उन्होंने भी देखा रिपोर्ट है और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दीजिए, तो हम वहाँ देख रेख कर लेंगे। तो मेडिकल कॉलेज में 23 तारीख को भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद दवाई चलती रही, ठीक था। कल रात में माता राम बस यहाँ थी और चूँकि मैं तो नहीं था, मैं तो फ़ोन से बताया था, मैं कहा राजपूत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्हीं को दिखा दो। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज में एक मामला आया है, कोई व्यक्ति यहाँ भर्ती था और गिर करके उसकी मौत हो गई, क्या है मामला? एक था, वो 23 तारीख को भर्ती हुआ था, राजकुमार नाम का एक मरीज, और वो एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम और लीवर डिसीज के साथ भर्ती हुआ था डॉक्टर करण सिंह राजपूत की यूनिट में। और उसको विड्रॉल वाले सिम्टम थे, बार बार वो बिस्तर से भाग रहा था और कल रात में शायद बिस्तर से गायब मिला और फिर सुबह सूचना मिली कि उसका वहाँ उसके मेडिसिन वार्ड के पीछे वो पड़ा हुआ था। तो तुरंत स्टाफ पहुँचा, पुलिस को सूचना दी गई, उसको इमरजेंसी लेके गए जहाँ पर उसको
अब वो पुलिस जांच करेगी क्या कारण है, कैसा क्या है। इस समय हमें खड़े हैं, यही वो स्पॉट है जहाँ पर ऐसे बच्चा लड़का जो मरीज था यहाँ भर्ती था वो कूदा है। लेकिन जो स्थिति आप देखेंगे कि ये पाइप लगा हुआ है, लगभग इसकी हाइट 4 फीट है और 4 फीट के बाद ये लगा हुआ है कि अगर यहाँ से कूदेगा तो वो लगता है कि काफ़ी दूर जाके गिरेगा। लेकिन जो परिजनों ने बताया कि डेड बॉडी बहुत नीचे मिली थी और नीचे का भी कांच सलामत है, जबकि कांच खुला हुआ है। हालांकि कांच नीचे का भी टूट जाना चाहिए। अब इसमें सस्पेंस है कि आखिर यहाँ से कूद करके मरीज की मौत हुई या उसको किसी ने मारा और इसके बाद डेड बॉडी को नीचे फेंका, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि जो मरीज के परिजन हैं वो इसमें सस्पेंस व्यक्त करते हैं कि आखिर यहाँ से कूदने से कैसे मौत हो सकती है और यहाँ से अगर कूदता तो इतनी हाइट में कूदना किसी मरीज के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो मरीजों के जो तीमारदार है उनका जो आरोप है, उनका कहना है कि ये कारण कुछ और भी हो सकता है क्योंकि यहाँ से कूदना संभव नहीं। अब बात करेंगे यहाँ जो तीमारदार है, जो उनके साथी हैं आए हैं। दादा क्या लगता है कि यहाँ से कूद गया था? हाँ यहाँ जमीन कूदा हुआ तो कहा चला इतनी ऊंचाई है। हाँ यहाँ तक कूदा ने। हाँ और आप बता रहे हैं कि बिल्कुल नीचे ही है, उसकी लाश बिल्कुल नीचे पड़ा था। अगर कूदता तो दूर जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल नीचे। अभी और भी हम लोगों से बात करेंगे। ये क्या लगता है कि यहाँ से कूदा जा सकता है? नहीं, कूदने में दूर जाके गिरना चाहिए। डेड बॉडी तो बिल्कुल नीचे पाई गई है। तो क्या लगता है कि यहाँ से कूदते खत्म हुआ है? क्या लगता है क्या जांच के बाद? उनका कहना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर उस मरीज की मौत कैसे हुई। नमस्कार, इस समय हम खड़े हैं मेडिकल कॉलेज के ये जो वार्ड है, वार्ड ब्लॉक के नीचे। मैं आपको बता दूं देर रात एक बड़ा मामला यहाँ पर हुआ है। एक मरीज जो वार्ड में भर्ती था, यहाँ खिड़की से कूद करके नीचे उसकी मौत हो गई। लेकिन जो अगर परिस्थितियों की बात करें, जो हमने अभी घटना स्थल देखा, उसे देखकर लगता है कि कैसे वो मरीज अपने वार्ड से इतनी दूर चलकर आया होगा और लगभग 4 फीट की हाइट में जो रेलिंग लगी है उसको क्रॉस करके कैसे गिरा होगा। क्या ये गिरने से मौत है या उसकी डेड बॉडी को वहाँ पर रखा गया है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन परिजनों का कहना है कि जहाँ रेलिंग लगी है वहाँ से कूद करके कैसे नीचे कोई जा सकता है और अगर गया तो इतनी दीवार से सटा हुआ डेड बॉडी मिलना अपने आप में एक संदिग्ध परिस्थितियों को प्रकट करता है। बांदा की रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक मामला यहाँ आया था जब एक प्रसूता कराने आई महिला की डेड बॉडी यहाँ पर नाले में पाई गई थी और उस पर भी काफ़ी बवाल मचा था। लेकिन इसके बाद भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अभी भी अपने अंदर ना तो सुधार करने का प्रयास किया, ना ही इसमें किसी तरीके की जांच बैठाई। और आज ये फिर एक मामला यहाँ पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता नज़र आ रहा है। अगर बात करें मरीजों के जो परिजनों से बात की है, उनके परिजनों का कहना है कि 23 तारीख को हम डॉक्टर करण राजपूत जो ये मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनको घर में दिखाया था और घर में दिखाने के बाद उन्होंने यहाँ भर्ती करा दिया था। हालांकि सारी दवाएं वो बाहर से ही लिखते थे और ये करण राजपूत की नहीं, कमोबेश ये स्थिति सभी डॉक्टरों की है कि अपने घर में देखते हैं और मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा देते हैं, यहाँ के स्टाफ से उनकी सेवा कराते हैं और इलाज पूरा प्राइवेट तौर पर करते हैं। यानी आज मेडिकल कॉलेज सिर्फ यहाँ पर मरीजों को भर्ती करने का अड्डा बनकर रह गया है। यानी डॉक्टर अपने घर पर देखेगा, इलाज अपना प्राइवेट करेगा, लेकिन भर्ती मेडिकल कॉलेज में कराएगा। आज यहाँ पर जो घटना हुई है वो अपने आप में एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है कि एक मरीज वार्ड से कैसे निकल करके लगभग 100 मीटर कैसे बाहर निकला और वहाँ से निकलने के बाद वार्ड के पीछे जा कर के कैसे गिरा और उसकी मौत हो गई। सुबह जब उसके परिजनों ने देखा तो लड़का वार्ड से गायब था। खोज करने के बाद देखा तो पीछे नाली में उसकी लाश पाई गई।
हालांकि परिजनों ने इस पर शंका व्यक्त की है। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके डेड बॉडी को मर्चरी में रखवा दिया है पोस्टमार्टम के लिए। अब ये देखने वाली बात होगी क्या पोस्टमार्टम के बाद इस पर प्रशासन कुछ करेगा, क्या कोई जिम्मेदार इसकी तह तक पहुंचेगा, या ये भी पिछली बार की तरह एक आम मामलों की तरह ये फाइल भी दबा दी जाएगी। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। सवाल है कि आखिर सिस्टम जो है वो बदहाल है, वो उसमें सुधार कैसे होगा, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। जनपदों में जो जिला अस्पताल हैं उनकी जो सूरत हाल है वो बदतर नज़र आती है। मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिलता है, कहीं पर दवाएं नहीं होती हैं और दवाएं बाहर से लिख दी जाती हैं, कहीं पर दवाएं दी जाती हैं तो उनसे पैसा लिया जाता है। तो ये कब तक रुकेगा? क्योंकि सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है और सरकार का दावा भी है कि सभी जो मरीज हैं सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो उनको समुचित व्यवस्थाएं, सभी संसाधन मिलेंगे, समुचित व्यवस्थाएं मिलेंगी, जांच और दवाएं उनको मुफ्त में मिलेंगी। लेकिन जो बांदा से तस्वीरें सामने आई, वहां पर एक मरीज जो है वो सुरक्षित मेडिसिन वार्ड में भर्ती था, वो अचानक लापता होता है और 100 मीटर दूर जाकर पीछे वार्ड के पीछे नाली में उसका शव मिलता है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर मरीज वहां तक पहुंचा कैसे और उसकी मौत कैसे हुई। दूसरी घटना हमीरपुर से सामने आई है, जहां पर जो डॉक्टर हैं अस्पताल में वो खुद वहां जो अस्पताल की जो दवाएं हैं, ये तस्वीरें सामने आई हैं, देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें सामने आई हैं जो मरीजों से पैसे लेते दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर। सरकारी अस्पताल में जो दवाएं मुफ्त में मरीजों को दी जाती हैं उन दवाओं का पैसा डॉक्टर साहब ले रहे हैं। आप समझिए कि सरकार की मंशा जो है वो कैसे मंशा पर ये लोग पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ये अधिकारी, ये कर्मचारी, ये डॉक्टर कैसे सरकार की जो आकांक्षा है उस पर ये पलीता लगाते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ श्याम सलोने, वशिष्ठ जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, ममता शर्मा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और भगत सिंह बांदा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आप सभी का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले भगत आपके पास आते हैं। बांदा से ये जो सनसनीखेज घटना सामने आई है, एक मरीज जो सामान्य रूप से पेट में दर्द की शिकायत लेकर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज जो काफ़ी फेमस है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ होने का दावा किया जाता है, एक मरीज वहाँ एडमिट किया जाता है, 2 दिन इलाज होता है, उसकी तबीयत भी सामान्य होती है, अचानक मरीज गायब हो जाता है रात से और सुबह उसकी लाश जो है, उसका शव जो है वो नाली में पड़ा मिलता है वार्ड से लगभग 100 मीटर दूर। ये कैसे संभव है? अगर मरीज वहां कैसे पहुंचा और अस्पताल में भर्ती मरीज अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? भगत जी, मैं आपको बता दूं कि महारानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के अंदर एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां अस्पताल में 3 दिन से भर्ती मरीज की वार्ड के पीछे नाली में लाश पाई गई है। हालांकि परिजनों ने इस पर शंका जाहिर की है, लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना है कि खिड़की से कूदकर युवक ने अपनी जान दे दी। लेकिन अगर मौके की बात करें तो जहां से खिड़की टूटी हुई है, जहां से मेडिकल कॉलेज प्रशासन है कूदने की बात कर रहा है, उसमें 4 फीट की रेलिंग लगी है। इसके बाद लगभग 1 फीट आगे उसमें खिड़की में पूरा जाल लगा हुआ है और शीशा तो टूटा था पहले से ही। लेकिन अगर उसमें ये बात करें कि यहाँ से कूदा है तो उसकी डेड बॉडी को बहुत दूर गिरना चाहिए, लेकिन वो नाली में गिरी पड़ी है। नीचे शीशा पड़ा हुआ लगा हुआ है, लेकिन वो भी नहीं टूटा है। ऐसे में ये संदिग्ध परिस्थितियों में इस तरह की बात आती है कि आखिर वहां डेड बॉडी कैसे पहुंची। ये पहला मामला नहीं है, पिछले 2 महीने पहले भी भगत जो मरीज वहां पर भर्ती था, अगर वो कूद के अगर नीचे गया भी, अगर कूद के वो नीचे गया भी, इसकी लाश नाले में पाई गई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने और मेडिकल प्रशासन ने इस पर जांच करने की बात कही थी, लेकिन इस पर अभी तक किसी तरह की कोई जांच नहीं हो पाई है। लेकिन जो जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज उसका नमूना आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हो, चाहे वो जिला अस्पताल के डॉक्टर हो, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बनवा चुके लिए हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम। भगत, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी भगत, मेरा सवाल है, जिस तरीके से जिस वार्ड में वो भर्ती था उस वार्ड में कैमरे लगे हुए थे या नहीं लगे हुए थे,
उस जिस वार्ड में वो भर्ती था, मेडिसिन वार्ड, जमीन से उसकी ऊंचाई कितनी थी? अगर वो बंदा जो एडमिट था, जो व्यक्ति, वो मरीज जो एडमिट था, वो व्यक्ति वहां से अगर कूदा तो क्या शरीर में कोई टूट फूट हुई, सर फटा, हाथ पैर टूटे, ये इसकी जानकारी सामने आई, या सिर्फ अस्पताल प्रशासन पल्ला झाड़ने के लिए शीशे तोड़ दिए गए और ये जाहिर किया गया कि वो मरीज कूद गया नीचे? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस वार्ड में वो भर्ती था वहां पर ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है, ना ही गैलरी में सीसीटीवी लगा है, और लगभग जहां से कूदने की बात कर रहे हैं वहां से लगभग नाली की ऊंचाई लगभग 30 फीट के आसपास है, और 30 फीट से जब कोई गिरेगा तो उसमें यकीनन कोई ना कोई चोट आएगी। लेकिन अगर प्रथम साक्षात उस बॉडी की बात करें तो उसके हाथ में चोट लगी है और कान में फटा होने की बात बताई गई है, लेकिन सर में कहीं कोई चोट नहीं है। और ऐसे में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि क्या स्टाफ वहां सो रहा था, क्या इस तरह से मरीज वार्ड से गायब हो जाएंगे? किसकी जिम्मेदारी होगी? क्या मेडिकल प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा, या खाली ये कह करके कि नहीं हम इसकी कमेटी बना के जांच करेंगे, इससे खाना पूर्ति हो जाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि हमारे साथ आज इस मामले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक और समाज सेवी जो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते रहे हैं, राम बाबू हमारे साथ हैं, इनसे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। राम बाबू जी, जो ये घटना हुई है उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये घटना जो हुई है इसमें मेडिकल जो कॉलेज के प्रशासक हैं, जो प्रिंसिपल है, इनकी सब लचर व्यवस्था है, और ये लोग केवल पैसे के लिए ही इलाज करते हैं। इमरजेंसी का तो ये हाल है कि अगर पैसा नहीं है तो मरीज को रिफर कर दिया जाता है। मेडिकल कॉलेज और CSC PSC सब रिफरल केंद्र बन गए हैं, कोई इलाज करने को तैयार नहीं है। गरीब आदमी बड़ी समस्या के साथ आता है, बड़ी उम्मीद के साथ आता है, माननीय आयुष्मान कार्ड का सहारा लेके आता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में हड्डी रोग विभाग द्वारा मरीज को 5-5 दिन 10-10 दिन डाले रहते हैं। कहते हैं जब आयुष्मान आपका वहां से क्लियर हो जाएगा उसके बाद होगा, और वहां संविदा के जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो उन लोग डॉक्टरों की सही पर उन मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं, और वो इतने दिन पड़े रहने के कारण उनको भाग जाना पड़ता है। आपने शिकायत की है, अगर बात करें हम, आपने मिनिस्ट्री लेवल तक शिकायत की है, मंत्रालय तक आपने शिकायत की है, क्या थी उन शिकायतों का कारण क्या था? जिस तरीके से आज करण राजपूत या जो और डॉक्टर हैं ये मरीजों को अपने अस्पताल से अपने घर और वहां पर सिर्फ इलाज करने के लिए वहां भेजते, पैसा यहाँ ले लेते हैं। मैं मेडिकल कॉलेज की अभी सबकी शिकायत की है। माननीय उच्च न्यायालय ने अभी जो संज्ञान लिया था, मेडिकल कॉलेज के जो नियमित चिकित्सक हैं उनको प्रोफेसर हैं, सहायक आचार्य हैं, सहायक जो हैं, सब जो लोगों के उसमें मैंने खुद माननीय प्रमुख सचिव को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय महानिदेशक जी को ये लिख करके भेजा है कि ये जो है ये लोग बांदा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना अपना अस्पताल खोले हैं, मेडिकल कॉलेज जाते नहीं। मेडिकल कॉलेज तो JR और SR के माध्यम से चल रहा है। कोई भी प्रोफेसर है, सहायक आचार्य हैं, सह आचार्य हैं, आचार्य हैं, ये जाते ही नहीं है वहाँ। ये मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इनका कहना है कि वहां पर मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर जाते ही नहीं, डॉक्टर इलाज करने के नाम पर उनके जो जूनियर JR है, HR है, वही इलाज करते हैं। ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती है? हालांकि जो ठीक है भगत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भगत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सारी दवाएं हैं, लेकिन जो मरीज हैं अभी जो यही पीड़ित परिवार है जिसकी अभी मौत हुई है, उसके परिजनों का कहना है कि हमने लगभग 20,000 की 3 दिन के अंदर 20,000 की दवाएं हमने बाहर से लेकर के लगाई हैं। तो अगर मेडिकल कॉलेज में सब ठीक है, सारी दवाएं उपलब्ध होती है, 20,000 की कौन सी दवाएं हैं? इस पर भी सवाल उठता है। ठीक है भगत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर में भी कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है। डॉक्टर जो है अस्पताल में होते नहीं हैं, होते हैं तो जैसे तैसे इलाज करते हैं, क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस है, जबकि सरकार के सख्त आदेश हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हैं, और अगर कर भी सकते हैं तो कम से कम जो आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी टाइम पे तो आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाएंगे, मरीजों की देखभाल करेंगे। मरीज वहाँ पर तड़पते नजर आते हैं, डॉक्टर जो है खुद जो अस्पताल की दवाएं हैं वो बेचते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हमीरपुर से सामने आई हैं, डॉक्टर अस्पताल की दवाएं दे रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं। तो सरकार की जो मंशा है, किस तरीके से वहां पलीता लगा रहे हैं ये डॉक्टर? सिद्धार्थ,
हमीरपुर जनपद के सीएमओ हैं गीतम सिंह। जब से ही इन्होंने जनपद के स्वास्थ्य विभाग की कमान संभाली है, तब से लगातार इनके ऊपर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। चाहे वो जिला अस्पताल हो या पीएससी केंद्र हो या सीएससी केंद्र हो, सब एक महज शोपीस बन के रह गए। बात करें जिला अस्पताल की, तो वहां जब मरीज पहुंचता है, जो डॉक्टर हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, वो डॉक्टर हॉस्पिटल समय के बाद मरीजों को आने के लिए बोलते हैं। हमेशा ही देखा गया है कि जो डॉक्टर उनके पास जब मरीज पहुंचते हैं तो मरीजों से अक्सर कह दिया जाता है कि शाम के वक्त वे घर पर मिले, जिससे उनका बेहतर इलाज हो सके। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर हैं और सीएमओ हैं, इनकी मिली भगत से के चलते जो भाजपा सरकार है, जो हमेशा स्वास्थ्य को लेकर बात करती हुए नजर आती है, भाजपा सरकार की मनोकांक्षाओं को पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं। वहीं एक वीडियो वायरल हुआ जिस पर जो डॉक्टर है वो मरीज को दवा बेचते हुए नजर आया। मरीज के द्वारा बात कही जाती है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो जो डॉक्टर है वो पैसा उधार करने की भी बात करते हुए नजर आ रहा है। जी ठीक है सिद्धार्थ, अब हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे सा ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो श्याम सलोने जी से चर्चा करेंगे कि श्याम सलोने जी, आपकी सरकार जो है वो बेहतर इलाज उपलब्ध करा रही है, अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो, मरीजों का निःशुल्क इलाज हो। लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारी कैसे आपकी सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, सरकार की मंशा पर कैसे पानी फेर रहे हैं, और निश्चित रूप से इससे सरकार की बदनामी होगी। क्योंकि ऐसे डॉक्टर जो कह रहे हैं अस्पताल मत जाइए, हमारे घर पर आइए, यहां आपका बेहतर इलाज होगा, जबकि सरकार कहती है अस्पताल जाइए, वहां बेहतर इलाज होगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सिस्टम बदहाल कैसे सुधरे हाल, और सीधे चर्चा पे आते हैं। बीजेपी प्रवक्ता श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सवाल से पहले श्याम सलोने जी और ममता शर्मा जी, आपसे ये गुजारिश कर लें कि राजनीतिक पार्टियों को जोड़ने का मकसद हमारा यहां पर राजनीतिक पार्टियों को लड़ाना नहीं है कि सत्ता पक्ष पर आरोप लगाकर विपक्ष से सवाल कर हमको सिर्फ डिबेट में लड़ाना हमारा मकसद हो। ऐसे जनहित से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, आप सत्ता पक्ष में जो भी व्यक्ति बैठा हो या विपक्ष में बैठा हो, दोनों की जिम्मेदारी है और दोनों जनता के हित में काम करते हैं, जनता की आवाज बनते हैं। इसलिए डिबेट में आपको जोड़ने का मकसद यही होता है कि कहीं ना कहीं जो समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके लिए सत्ता पक्ष भी का उत्तरदायित्व है और विपक्ष का भी उत्तरदायित्व है। सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि वो सत्ता चला रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं पर उनका कंट्रोल है, तो वो ऐसी व्यवस्थाओं को अपनी नजरों से देखें और ऐसी घटनाएं आगे ना हो उसके वो प्रयास करें। वहीं विपक्ष को जोड़ने का हमारा मकसद होता है कि विपक्ष भी, क्योंकि विपक्ष का जनहित से जुड़ा उनका भी मकसद होता है, वो भी कभी सत्ता में कभी विपक्ष में होते हैं, तो जनता की सेवा वो भी करते हैं। तो ऐसे मुद्दे उनके भी नजर में आए और वो भी अपने स्तर से प्रयास करें कि जो तस्वीरें ऐसी आती हैं वो तस्वीरें आगे ना आए, उसके लिए प्रयास करें। श्याम सलोने जी, अब सवाल आपसे, सरकार बेहतर इलाज की सुविधाएं अस्पतालों में उपलब्ध करा रही है। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज एक सामान्य अस्पताल नहीं है, मेडिकल कॉलेज में एक मरीज भर्ती होता है, वहां से वो मरीज गायब हो जाता है और सुबह उसकी लाश जो है वो वार्ड से बाहर मिलती है। अब अस्पताल प्रशासन लीपापोती में लग गया है कि वो गिर के उसकी मौत हुई है। तमाम हालांकि सवाल हैं, लेकिन एक अस्पताल में मरीज सुरक्षित नहीं है। दूसरी चीज, अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो वहां पहुंच नहीं रहे हैं। अभी हमारे संवाददाता भगत सिंह जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अस्पताल में प्रोफेसर आते ही नहीं है। जूनियर डॉक्टरों की बदौलत, कंपाउंडरों की बदौलत अस्पताल चल रहा है और वो कहते हैं कि अस्पताल में आपका बेहतर इलाज नहीं होगा, आप हमारे घर पर आइए। वो घर पर जाएंगे, मोटी फीस देंगे, दवा के पैसे देंगे और वो दवाएं अस्पताल में डॉक्टर साहब मुहैया कराएंगे, अस्पताल में मरीज को भर्ती अस्पताल में कराएंगे। सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल तो मरीज को वो करवाएंगे, लेकिन उसके एवज में पैसा लेंगे। तो सरकार की मंशा कैसे फलीभूत होगी? श्याम सलोने जी। खोल दिया श्याम सलोने जी। श्याम सलोने जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? श्याम सलोने जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? श्याम सलोने जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है?
तो संभवतः श्याम सलोने जी से हमारा संपर्क कट चुका है, दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ ममता शर्मा जी जुड़े हुए हैं। ममता शर्मा जी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का मकसद होता है जनता की सेवा, और जनता की सेवा सत्ता में रहकर किया जाए या विपक्ष में रहकर किया जाए, सेवा सेवा होती है। सत्ता में जो व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, लेकिन विपक्ष के व्यक्ति की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सत्ता पक्ष को उनसे सवाल करना, उनसे सवाल पूछना कि आखिर आपकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही, लोगों को जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सुविधाजनक रूप से मिल क्यों नहीं पा रहे हैं। ये बांदा और हमीरपुर की कमोबेश एक दो जिले की तस्वीरें नहीं, प्रदेश के तमाम जिलों से ममता जी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। इसका जिम्मेदार कौन है ममता जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सारी आप लोगों को। जी जी बिल्कुल जी मानक जी, बहुत ऐसे केस हैं, बहुत ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पे इतनी भयानक तरीके से दुर्दशा वहां पे है कि पेशेंट को ना इलाज मिल पा रहा है। बहुत एक निम्न वर्ग की बात ले लेते हैं कि पेशेंट अगर पहली बार हॉस्पिटल में इंटर करता है तो या तो व्हीलचेयर होता है, अगर इमरजेंसी कंडीशन में होती है तो स्ट्रेचर की जरूरत होती है। आप पूरी उत्तर प्रदेश की लिस्ट निकाल लीजिए, सीएससी हो चाहे पीएससी हो चाहे जिला लेवल का कोई भी मेडिकल कॉलेज हो या किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, आप देख लीजिए A to Z ऐसी स्थिति बना रखी इन्होंने कि मेडिकल के नाम पे भ्रष्ट है पूरा हर तरीके से। स्वास्थ्य पे इन लोगों से एक भी बात मत करिए, शिक्षा पे कोई बात मत करिए। आपको कभी, ये तो धन्यवाद हम आपको इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आप इतनी बड़ी बात आप अपने चैनल के माध्यम पे दिखा भी रहे हैं, नहीं तो मीडिया वालों को दिखता भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ी चिंताजनक है जो उस पर हमें ध्यान देनी चाहिए। झांसी के मेडिकल कॉलेज में NICU में आग लग जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पे बताया जा रहा है और फायर सिस्टम पूरी तरीके से फेल था। इसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्री वहां जा रहे हैं तो चूना छिड़का जा रहा है। उन माओ और उन बाप से जिन माँ ने अपने बच्चे को खोया है, जिन बाप ने अपनी औलादों को खोया है, जाकर उनका दर्द पूछिए कि जिनकी औलादें बिल्कुल जल के राख भून गई हैं, उनको 100 तक नहीं मिला हुआ है, उनके वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो जा रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री साहब पहुंच रहे हैं वहां पर तो चूना छिड़का जा रहा है उनके स्वागत में। क्या ये भी कोई मतलब ये भी कोई ऐसी कोई अच्छी राजनीतिक बात है कि आप किसी की मैयत में जा रहे हैं? ब्रजेश पाठक जी ने उस पर जांच भी कराई और कार्रवाई भी उन्होंने करी कि क्योंकि जो विभत्स घटना घटित हुई थी उसके बाद जब चूना का छिड़काव हुआ था तो डिप्टी सीएम भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ब्रजेश पाठक जी ने उसका संज्ञान लिया था और कार्रवाई सुनिश्चित कराई थी। हाँ, ये ऐसी नहीं, एक आपको बता दें सीतापुर में मेडिकल कॉलेज है, जिला प्रशासन बना हुआ है, CSC बना है, महिलाओं की एक समस्या सुनी नहीं जाती है। अगर पुरुषता कोई आ जाती है तो जो संविदा कर्मचारी हैं उनसे कुछ नहीं होना देना है, क्योंकि कारण उनका भी हम कहां से देखें, क्योंकि जो गायनी की मैडम है, गायनिकोलॉजिस्ट है, महिला विभाग से मैडम है, डॉक्टर साहिबा, वो नहीं आई वहां पे, वो क्या कर सकती हैं? तो प्राइवेट वाले उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। कोई भी गायनी का, कोई भी किसी भी तरीके से, चाहे गायनी का हो, चाहे जनरल मरीज हो, चाहे कोई बड़ा मरीज हो, अगर वहां कोई एक्सीडेंटल भी आ जाता है तो अगर उसके पास साधन ठीक नहीं है, किसी भी लोकल से शर्मा जी जवाब ले लेते हैं। श्याम सलोनी जी हमसे जुड़ गए हैं, श्याम सलोनी जी जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी श्याम सलोनी जी, सत्ता में हैं आप, हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की जिम्मेदारी होती है कि जनता की सेवा, और मकसद भी यही होता है। के न्यूज अगर ऐसे जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को जोड़ता है तो कहीं ना कहीं ऐसे विषयों पर आपकी नजर सीधे तौर पर पड़े और ऐसी तस्वीरें दोबारा ना आए। आप लोग अपने स्तर से प्रयास करें और ये जो व्यवस्था है इनमें सुधार हो सके, ये हमारा मकसद होता है आप लोगों को जोड़ने का। बांदा और हमीरपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मरीजों को कह रहे हैं कि आप हमारे घर आइए, अस्पताल में बेहतर इलाज नहीं मिलेगा। सरकार कह रही है कि अस्पताल जाइए, बेहतर व्यवस्था वहां पर उपलब्ध है, फ्री इलाज उपलब्ध है, लेकिन अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं हमारे घर आइए, अस्पताल में आपको व्यवस्था नहीं मिलेगी। कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, मरीज को प्राइवेट के तौर पर अपने आवास पर, अपने क्लिनिक पर डॉक्टर बुला रहे हैं, सरकारी डॉक्टर, उसके बाद उस मरीज को भर्ती सरकारी अस्पताल में करते हैं, दवाओं का पैसा लिया जाता है,
मरीज से ठगी की जाती है और उसका अलग से बिल वो अपने घर का जोड़ते हैं और भर्ती कराते हैं अस्पताल में। कई जगह डॉक्टर खुद अस्पताल में, जो अस्पताल की दवाएं हैं उनके पैसे लेते नजर आ रहे हैं। ये हमीरपुर से तस्वीरें भी सामने आई हैं। ऐसी तस्वीरें सर सामने आएंगी तो प्रदेश की जनता सरकार के प्रति क्या सोचेगी? क्या जो सरकार दावा कर रही है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो फ्री मिल रही हैं, बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सर कुछ और नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? मनोज जी नमस्कार। सर आपको भी। मेरे मित्रों को नमस्कार। मेरी प्रतिनिधि पार्टी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के हमारे बहन ममता जी को भी राधे राधे। देखिए मनोज जी, आप जो घटना बता रहे हैं निश्चित तौर पर मानवता के लिए ये जो डॉक्टर जिनको हम अपने समाज में एक जमीन पर, धरती पर हम एक भगवान का रूप देते हैं, वो उसका कई मायने होते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर्स का कुछ इस तरीके का सिस्टम बन गया है कि वो रूप को भूल करके एक राक्षस रूपी बनते जा रहे हैं, केवल माया के प्रति मायावी होते जा रहे हैं। उनको हर जगह अर्थ के लिए, पैसे के लिए और जितना भी उनका जो दायित्व होना चाहिए उसे भूल रहे हैं। हालांकि जब से 17 से पहले की अगर हम घटनाएं देखेंगे तब तो उत्तर प्रदेश की हालत ही बहुत खराब थी जी। इमरजेंसियों को जाता ही नहीं था। लेकिन 17 के बाद जब से योगी जी आए हैं जितना शक्ति की गई है, लेकिन मनोज जी सवाल ये है कि सरकार शक्ति कर सकती है, सरकार सुविधा मुहैया करा रही है, काम इन्हीं डॉक्टर से लेना है, लेकिन इनकी मानसिकता कुछ डॉक्टर कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ऐसे ही कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, कुछ प्राइवेट में भी हैं, सरकारी में भी हैं, उनकी मानसिकता है कि आप जिए या मरे, उनको पैसे से मतलब है। और ये मानसिकता के लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। जिस तरीके से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और मौत का कारण नहीं मालूम पड़ रहा है, बताइए इतने बड़े मेडिकल में आपके पास सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं है भाई? जबकि पहले पूर्व में भी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मालूम पड़ा कि एक गर्भवती महिला के साथ भी एक हत्या संदिग्ध हो गई थी। बिल्कुल। तो सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं? जबकि जांच होगी तो जांच में मैं समझता हूं कि वहां के मेडिकल ऑफिसर ने, मेडिकल जो भी वहां के प्रिंसिपल होंगे, हो सकता है कि कागजों में वो दिखा दिया गया होगा कि हमने कैमरे लगाए हैं। जब सरकार, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, कई बार इन्होंने दौरे किए, छापे मारे अस्पताल में, कईयों को उन्होंने हड़काया, सस्पेंड किया, कई लोगों को जाकर के देखा, कई कमियां उस पर पाई गई, क्योंकि वो इतने लापरवाह लोग हो चुके हैं कि पिछली सरकारें कोई दौरा तो करती नहीं थी। लेकिन विपक्ष ने इस पर भी तंज कसना शुरू कर दिया था, कहा कि देखिए साहब पिकनिक मनाने जाते हैं, यानी सरकार का अच्छा कार्य हो तो आपको तंज कसना, सरकार का गलत काम हो तो तंज कसना। तो विपक्ष का तो ये काम है, इसलिए हम लोग विपक्ष पर ध्यान ना दे करके हम उस जनता पर ध्यान देते हैं जिस जनता ने हमको ये जिम्मेदारी दी है कि हम उसकी देखभाल कर सकें। लेकिन सर उसी जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। वो जनता जब उसको अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी तो वो जनता आपको समझेगी कि सरकार ने ये बेहतर सुविधाएं दी है। लेकिन अगर ऐसे निरंकुश डॉक्टर जो होंगे, अब माफ कीजिएगा लेकिन अब धरती के भगवान और हैवान में फर्क करना पड़ेगा कि कौन डॉक्टर जो है धरती के भगवान है और कौन नहीं है, क्योंकि सीधे सरकार की छवि इस पर प्रभावित होगी और सरकार की जो विश्वसनीयता है जनता की नजर में वो गिरेगी। आ रहे ममता शर्मा जी, आ रहे हैं ममता शर्मा जी, ममता शर्मा जी आ रहे हैं आपके पास। ठीक है जी, ममता जी थोड़ा सब्र कर लीजिए। ठीक है, सब्र कर लीजिए। जी जी, श्याम सलोनी बात कंप्लीट करिए। मनोज जी देखिए, सरकार पूरी तरीके से जनता के प्रति कटिबद्ध है। ये जितने भी, जैसे मैं अभी पूर्व में कहा था कि कोई एक मछली सारा तालाब को गंदा करती है, आप देखेंगे कि जितने भी ज्यादातर जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, ज्यादातर मेडिकल कॉलेज में इस तरह की कोई घटनाएं नहीं घटती है, ना इस तरह की कोई अफवाह आती है। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर इस तरीके की बात आ जाती है जिससे पूरा प्रदेश में एक माहौल खराब सा करने की कोशिश की जाती है। ये किस टाइप के, किस मानसिकता नहीं, श्याम सलोनी जी माफ कीजिएगा, हमारा मकसद इन घटनाओं को चिन्हित करके आप जैसे लोगों की नजर में इन घटनाओं को लाकर मीडिया जो है वो माहौल नहीं खराब करना चाह रही है। दरअसल व्यवस्था में सुधार हो, यह हमारा मकसद है। आपकी नजर में इन अव्यवस्थाएं जो हैं ये आपकी नजर में आए, आप इसमें सुधार करिए ताकि आपकी सरकार की छवि भी सुधरेगी। ठीक है, हमारे साथ भगत सिंह जी जुड़े हुए। भगत सिंह, एक बार फिर आपके पास आते हैं। भगत, बांदा की घटना जो सामने आई, अब तक
जांच कमेटी जो वहां प्रिंसिपल कह रहे थे जांच कमेटी गठित की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, अब तक कुछ जमीन पर नजर आया या सिर्फ हवाई बातें ही हो रही हैं? मैं आपको बता दूं कि अभी तक सिर्फ गठित करने की बात कही है कि कमेटी गठित की गई है, इसमें जांच होगी, लेकिन पिछली बार भी ये पहली बार घटना नहीं हुई है। अभी श्याम सलोनी जी बता रहे थे कि कभी कभी ऐसी ही होती है। मैं आपको बता दूं कि बांदा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर पिछले 6 महीने के अंदर ये दूसरी घटना है। एक महिला के साथ, महिला का भी नाली में शव पाया गया था निवस्त्र हालत में, तब भी यही बात आई थी, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। हमारे साथ जो राम बाबू जी हैं, इन्होंने शिकायत भी की थी और उनका भी कहना है, क्या कहेंगे इस पर? हम ये कह रहे हैं कि जो पहले जो प्रिंसिपल कमेटी गठित करते हैं, तो कमेटी के प्रिंसिपल के नीचे के अधिकारी होते हैं, वो प्रिंसिपल के खिलाफ रिपोर्ट कैसे करेंगे? ये कमेटी तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित होनी चाहिए, उत्तर महानिदेशालय से आना चाहिए। ये कमेटी ही गलत है। जो प्रिंसिपल कहते हैं ये तो अपने बचाव में ये करते हैं केवल के काम। अगर हम बात करें तो अभी हमारे यहाँ की नारायणी की जो विधायक है, उन्होंने विधानसभा में भी एक सवाल उठाया था। यहाँ के जो सीएमओ है उनके द्वारा आशा बहू है उनसे भर्ती के नाम पर एक बड़ी रकम ली गई थी, ऐसा ही मामला है। लेकिन भ्रष्टाचार लगातार दिख रहा है। जिन्हें हम भगवान कहते हैं, भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है डॉक्टर को, आज वो राक्षस बने नजर आ रहे हैं। ठीक है। सदन में माननीय नारायणी विधायक उमड़ी वर्मा जी ने आशा बहु भर्ती का एक स्कैंडल जो यहाँ एक डीपीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारी चला रहे हैं, केवल कोई भी प्रस्ताव आज की डेट में कोई भी ग्राम पंचायत का प्रस्ताव देख लीजिए, कुछ भी रजिस्टर में दर्ज नहीं होगा और वो आशा बहु की नियुक्ति हो गई है। 120 आशाएं हैं। 2011 में जनसंख्या की गिनती हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है। और इन्होंने अपने मानक के अनुसार अब तो 400 500 में आशा बहु को नियुक्त कर दिया गया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कभी हुआ नहीं है। ओम मणि जी ने अभी ये मामला सदन में उठाया है और वो रिपोर्ट दे रहे हैं। ऐसी स्थितियां पूरी तरह बनी हुई है। कोई भी डॉक्टर आता नहीं। जिला अस्पताल में 5 हड्डी डॉक्टर हैं और ये एक दिन आते हैं, केवल एक दिन आते हैं, 30 दिन की तनख्वाह लेते हैं। ऐसे सब सिस्टम बनाए हुए हैं, एकदम बिल्कुल कोई नहीं आता है। स्थितियां बहुत विपरीत है। अगर हम बात करें ठीक है भगत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भगत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ममता शर्मा जी आपके पास आते हैं और आपसे भी सवाल लेते हैं, फिर जवाब लेते हैं श्याम सलोनी जी से। श्याम सलोनी जी, आपने भगत सिंह को सुना, उनके साथ जो महानुभाव है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से जो टीम गठित की जाती है जांच के नाम पर, उसमें कैसे खेल होता है। ममता शर्मा जी। ममता जी। जी मानक जी, बिल्कुल सत्य यही है, क्योंकि वो समाज में कल देखा है, वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, वो जमीन के मुद्दे उठा रहे हैं, बिल्कुल ये सत्य है। और हर जगह मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो कोई सीएससी हो, चाहे पीएससी हो, किसी भी तरीके से आप कहीं भी आप रिपोर्ट चेक करवा लीजिए, बिल्कुल यही सत्य है। इस पे कोई देखिए, इसमें मानक जी बस एक बात हम कहना चाहते हैं कि वो जनता के साथ में अन्याय हो रहा है। जिन लोगों ने इन्हें चुना और इनको सरकार में बिठाया कि बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, बेहतर रोजगार मिलेगा और बेहतर शिक्षा मिलेगी, इसके बावजूद ऐसी सीएससी हैं। आपको लखनऊ में बहुत ऐसी सीएससी है, मैं लोकल की बता देती हूँ, जहां पर यह स्थिति है। टीडीबैक एक इंजेक्शन आता है जो माँ गर्भवती होती है, उसके गर्भवती के दौरान 3 मंथ में लगता है, वो आपको एम्पुल नहीं इनके फ्रीजर में मिलेगा। उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, वहां की जो हीटिंग पावर है वो मेंटेन नहीं है। तो ऐसा नहीं है मानक जी कि यहाँ पक्ष और विपक्ष की लड़ाई हो रही है। बात यहाँ उन लोगों के स्वास्थ्य के प्रति हानि और इतनी तरीके से बैठे हुए लोग जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मंजूरी नहीं दे रहे, अपने आप में ये कह नहीं रहे कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूं, जिससे लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भगवान जो है, डॉक्टर है, भगवान भी है और वो भी। अगर भगवान नहीं होता, आप लोग की मदद नहीं करता, तो कोविड के टाइम में डॉक्टर ही आपके साथ खड़ा था, नर्सिंग स्टाफ ही आपके साथ खड़ा था, पैरामेडिकल भी आपके साथ खड़ा था, वो सारे कर्मचारी आपके साथ खड़े हुए थे जब हम मेडिकल कोरोना जैसी भयानक बीमारी से अपने देश को निजात निकाल पाए थे, निजात दिला पाए थे। लेकिन ममता जी, अगर वो लोग हमारे साथ बिल्कुल सभी बिरादरी पर हमारा सवाल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे असंवेदनशील लोग भी है ना, तभी तो ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या सरकार मुख्यमंत्री आके इलाज करेंगे क्या? मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री आके इलाज करेंगे? इलाज काम तो
इन्हीं को करना है। कि एक मछली तालाब को गंदा करती है। तालाब में मछलियां जब डाली जाती हैं तो हर मछली पर तालाब मालिक नजर रखता है कि कौन सी मछली कब हरकत करेगी और हरकत करने के बाद में उस मछली को हमें कहाँ निकाल फेंकना है। बिल्कुल, तो क्या इसका जवाब ले जो लेते हैं। डिप्टी मंत्री, ठीक है ममता जी, इसका जवाब ले जब लेते वो हैं। हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या इस बात को नजर नहीं डाल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, श्याम सलोनी जी आपके पास आते हैं। मंत्री बनाए गए हैं, बताइए। एक तो हमारे संवाददाता भगत सिंह जी के साथ जो महानुभाव थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कमेटी जो गठित की जाती है उसमें खेल किया जाता है। क्या वो जो जांच होती है वो अपने अधिकारियों के खिलाफ थोड़ी जांच लेकर जाएंगे, तो जांच में ये खेल होती है। दूसरा, ममता शर्मा जी ने कहा कि मछली अगर कोई एक मछली तालाब गंदा कर रही है तो तालाब आप गंदा होने क्यों दे रहे हैं? उस मछली पर आज ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई मछली जरूरत ना हो तालाब को गंदा करने की, ना करे। देखिए मनोज जी, जांच कमेटी जो बनती है ना वो दो तरीके से बनती है हमारे यहाँ। एक तो वहाँ की प्रिंसिपल अपनी जांच कमेटी बनाएंगे कि किस कारण से ये व्यक्ति हुई, कौन दोषी है। उसके बाद एक जांच कमेटी हम सरकार की तरफ से भी बनाई जाती है कि कहीं प्रिंसिपल तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है किसी तरीके से। ये जो लीपापोती होती है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से डॉक्टर्स पैसे ले रहे हैं, तो इनमें कहीं कोई प्रिंसिपल या उनके कोई अधीनस्थ इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इसके लिए भी ऊपर से कमेटी बनती है। और यही कारण है कि हम लोग सुशासन देते हैं कि हमारा सबके साथ समान व्यवहार रहता है। जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। अभी जैसे ये मृत्यु हुई है, पेट में दर्द होने के बाद वो बालक वहाँ भर्ती हुआ है व्यक्ति, और उसके 2 दिन में ठीक होकर के और फिर उसकी बॉडी मिलती है। लेकिन अब इसमें ये भी जांच आएगा कि उस वार्ड में कुछ और मरीज थे कि नहीं थे, जिस पर जांच भी आएगा ना। यदि कोई 1-2-4 मरीज थे तो उन्होंने देखा होगा। अगर कोई मरीज नहीं था तो एक ही वही पेशेंट था तो उसके साथ में उसके कोई तीमारदार अटेंडेंट भी रहे होंगे, रात में थे कि नहीं थे, उन पर भी पूरा देखा जाएगा कि भी आप थे नहीं थे तो भाई क्यों नहीं थे, अकेला छोड़ दिया। स्टाफ कौन था रात में, क्या सो रहे थे? तो ये बहुत जांच का निश्चित रूप से श्याम सलोनी जी आप जो बात कह रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। उन बातों को भी गौर करना चाहिए क्योंकि ये बातें भी महत्वपूर्ण है। सवाल जब उठेंगे तब ये बातें भी सामने आएंगी। लेकिन एक बात ईमानदारी से आप श्याम सलोनी जी आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे कि जब जांच की बात की जाती है, कमेटियां गठित की जाती हैं, उनमें नतीजे क्या निकल कर आते हैं, रिजल्ट क्या आता है, यानी कि जो जांच के बाद जो कार्रवाई होती है वो पता नहीं चलती है। जांच 6-6 महीने साल भर चलती रहती है। इसी का फायदा जो है वो लोग उठाते हैं। उनको पता है कि हम कुछ अगर हम दोषी भी होंगे तो जांच चलती रहेगी, हम काम भी करते रहेंगे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कठोरतम कदम उठाने की जरूरत होगी। अगर उदाहरण पेश नहीं होगा तो ऐसी घटनाएं सर नहीं रुकेंगी। आप मानते हैं नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं। और ऐसी घटना जब भी आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिर भी कुछ वैसी मानसिकता के लोग हैं, कितने भी कर लो, उनको क्या सजा देनी है ये कमेटी जांच के बाद ही आएगी। मैं फिर आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं पुनः न हो पाए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध रहेगी और ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं मिलेंगी। लेकिन जांच में यदि प्रिंसिपल दोषी होगा तो पक्का मान लीजिए कि प्रिंसिपल भी बख्शे नहीं जाएंगे। क्योंकि ये मानक जी मेरा एक सवाल है श्याम सलोनी जी से। मानक जी ठीक है आ रहे हैं। मेरा एक सवाल है, पूछ लीजिए श्याम सलोनी जी जवाब देंगे, पूछ लीजिए। मैं श्याम सलोनी जी से निवेदन के साथ कह रहा हूं कि हमारे यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक डॉक्टर जितेंद्र मणि द्विवेदी थे यहाँ, उनका 2 साल का वेतन निकाला है, 1 दिन ड्यूटी नहीं की है। और एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट व्याख्या की है कि उनका उपस्थित रजिस्टर में नाम भी दर्ज नहीं था। उसके बाद भी कोई कार्रवाई, जिलाधिकारी ने 7 दिन में रिपोर्ट मांगी थी और श्रीमती दीपा रंजन जी जिलाधिकारी थी, उनके जाने के बाद वो फाइल ठंडे बस्ते में चली गई है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। श्याम सलोनी जी जवाब दे दीजिए। डीएम ने 7 दिन में रिपोर्ट मांगी और उनके तबादले के बाद जांच ठंडे बस्ते में चली गई। और जो डॉक्टर साहब हैं जितेंद्र वर्मा जी जो सीएमओ हैं, वो अपने जितेंद्र मणि द्विवेदी जी हैं, वो पूरे महीने का वेतन उनको मिलता रहा जबकि वो ड्यूटी पर पहुंचे ही नहीं। वेतन लिया है वो जितेंद्र मणि द्विवेदी हो या जितेंद्र मणि त्रिवेदी हो, यदि उन्होंने इस तरीके से वेतन लिया है बिना कार्य किए जी और उनको वेतन मिल गया
आज आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल सबके सामने आ चुका है। आप निश्चित मान लीजिए 15 दिन में ये जांच हो जाएगी और उनको वो पैसा देना पड़ेगा और उनको जो भी उनसे संदिग्ध धारा बनती होंगी जो इन्वॉल्व अभी तक कुछ नहीं, काला पानी सजा हुई है। अब सलोनी जी अब भी नहीं काले पानी सजा होगी, सब प्रशासन के नहीं, कोई नहीं। ममता जी, देखिए ममता जी, आरोप लगाना में विपक्ष के जो जिम्मेदारी है, आप लगाइए। मानक जी एक सवाल, मानक जी एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, एक निवेदन जी। हमारे बांदा जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित इतने बड़े काले चिट्टे हैं, अगर श्याम सलोनी जी कहें तो मैं उनको पूरा एक विद एविडेंस पूरा डिटेल दे सकता हूँ। आप श्याम सलोनी जी को व्यक्तिगत नंबर, आपके यहाँ जनप्रतिनिधि है ना, श्याम सलोनी जी का व्यक्तिगत नंबर आपको मुहैया करा दिया जाएगा। आप श्याम सलोनी जी से भी आप अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप कह सकते हैं, अगर वो नहीं सुनते हैं तो श्याम सलोनी जी जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो जिम्मेदारों तक बात पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ना आपके विधायक नहीं सुनते क्या? आप बताइए, किसी विधायक के पास गए थे? मैंने हर विभाग के पार्टी मैंने माननीय विधायक ने किया था, लेकिन सत्ता के जुड़े होने के कारण वो सवाल पूछने में असमर्थ रहते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं समाज सेवी जी, नहीं तो सत्ता से उतार दिए जाएंगे, उनसे सत्ता विरोधी हो जाएंगे। आगे समय इजाजत नहीं देता है, माफी के साथ हमें धन्यवाद करना पड़ेगा श्याम सलोनी जी, लेकिन इस आशा के साथ आपको धन्यवाद कर रहे हैं कि बांदा में जो स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, वो उन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होगी और जिस प्रकार से बांदा में जो स्वास्थ्य महकमे में भ्रष्टाचार व्याप्त है उसकी आप जांच करवाएंगे और जो दोषी हैं वो कार्रवाई के दायरे में आएंगे। श्याम सलोनी जी बहुत शुक्रिया आपका, आप समय देने के लिए। ममता शर्मा जी बहुत शुक्रिया आपका भी समय देने के लिए। सिद्धार्थ द्विवेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया और भगत सिंह बांदा से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि आखिर सिस्टम बदहाल क्यों है और ये सुधरेगा, ये जो सिस्टम है ये सुधरेगा कैसे, सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार काम कैसे होगा और ये जो जिम्मेदार हैं ये कब सुधरेंगे, लापरवाहियों पर कार्रवाई कैसे होगी। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।